हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम पे। हम आपके बीच उपस्थित हैं फिर से। कल की जो टॉपिक थोड़ी अधूरी रह गई थी उसी को आज कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलास्टिक मॉडुलस, और इलास्टिक मॉडुलस के एक टाइप के बारे में बात हो चुकी थी। पहले टाइप के बारे में बात हुआ था कि यंग मॉडुलस क्या होती है, और यंग मॉडुलस के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे शेयर मॉडुलस, जिसे हम दृढ़ता गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं, और दूसरे मतलब सेकंड ये होगा, और थर्ड जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, से आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं दूसरे और तीसरे टाइप्स को। पहला टाइप कल हो चुका था कि यंग मॉडुलस क्या होती है। यंग मॉडुलस के लिए कौन सी स्ट्रेस और कौन सी स्ट्रेन की बात करते हैं हम, उसके लिए एक छोटा सा रिकॉल करते हैं कि यंग मॉडुलस क्या होती है। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिक, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर कौन सी स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, और कौन सी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। तो इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, मतलब कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, वो टॉपिक कल कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस टॉपिक को एक बार देखिए। आप समझ पाएंगे कि इलास्टिक मॉडुलस क्या होती है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग्स मॉडुलस किसे कहते हैं वो आप समझ पाएंगे। तो हम आज दूसरे और तीसरे टाइप्स की गुणांक के बारे में, प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप, दूसरा टाइप। ये होती है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हिंदी में से क्या बोलते हैं? हिंदी में से बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। ठीक है, समझते इसे कि ये क्या है। हालांकि दृढ़ता गुणांक में कौन सी स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेन होती है, मतलब कौन सी स्ट्रेन की वजह से कौन सी स्ट्रेस बनती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें अगर आपको याद होगा कि हमने लास्ट मतलब पीछे लेक्चर जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप को समझ रहे थे, तो जो हम स्ट्रेन की बात किए थे शियरिंग स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं अपरूपक प्रतिबल व अपरूपण विकृति। उसी के रेशियो की बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हम समझते हैं, चलिए समझते हैं इसको। जो एग्जाम्पल लिए थे उस एग्जाम्पल समझते हैं। अगर सबसे पहले अगर बात कर ले, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अगर हम एक मोटी सी बुक ले, उस मोटी सी बुक को अगर हम किसी टेबल के टॉप पे रखें, तो नीचे वाला सरफेस बुक का और अपर सरफेस टॉप सरफेस आप जो टेबल की होती है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करती है। अगर अपर बुक की सबसे अपर सरफेस पर अगर हम टेंजेंशियल फोर्स लगाए तो क्या होता है, बुक का अपर सरफेस थोड़ी सी शेयर कर जाती है, दैट मीन्स थोड़ा सा अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाती है। तो वहाँ एक स्ट्रेन बनती है। कौन सी स्ट्रेन बनती है? वहाँ स्ट्रेन बनती है शियरिंग स्ट्रेन। उस शियरिंग स्ट्रेन की वजह से उस बॉडी में शियरिंग स्ट्रेस डेवलप होती है। तो इसी की रेशियो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है। हमने मान लिया कि ये है वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमने कंसीडर किया था। हमने यहां पे फोर्स लगाया। जब हम यहां पे फोर्स लगाएंगे होगा क्या, देखेंगे। और ये वाला जो सरफेस, ये सरफेस होती है, ये सरफेस क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहां पे अगर ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स होती है
डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसमें शेयर आएगी, ये डिफॉर्म करेगा। देखिए कैसे, तो ये पोजीशन, अगर इस पोजीशन की बात करूं, ये पोजीशन यहाँ पे और ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। इसके बारे में डिटेल्स हमने डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए, यहाँ ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो फोर्स लगी है, तो इस फोर्स की वजह से इसमें क्या हुआ है, शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप हुई है। शेयरिंग स्ट्रेन, तो अगर मैं मानूं कि ये वाला पोजीशन कितना डिस्प्लेस कर गया, अगर मैं मान लूं कि ये पोजीशन एक्स डिस्प्लेस कर गया, ठीक है। और मैंने पहले भी माना था कि मान लीजिए ये लेंथ कितनी है, यल है, और ये लेंथ भी उतना ही था, एल था, और ये पोर्शन फिक्स था। तो हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे एंगल ऑफ शेयर थीटा अगर कंसिडर करें कि कितना शेयर हो रही है, थीटा एंगल, और अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसमें टेन थीटा देखूं, टेन थीटा क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर साइड एक्स बाई एल, ठीक है। इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटी क्वांटिटी हो, बहुत छोटा सा स्टीयरिंग हो रही है, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल, और यही हमारा क्या है, ये हमारा है शेयरिंग स्ट्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपरूपण विकृति। ये अपरूपण विकृति क्या होती है, ये अपरूपण विकृति वही होती है कि पहले जब इस बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से कितना शिफ्ट कर गया, कितने डिस्प्लेसमेंट गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसकी पहले से लेंथ कितनी थी, एल थी। तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट, इसका अगर हम टेन थीटा निकाले तो एक्स बाई एल, अगर थीटा बहुत छोटी क्वांटिटी है तो हमको क्या मिलेगी, शेयरिंग स्ट्रेन मिलेगी एक्स बाई एल। और ड्यू टू दिस शेयरिंग स्ट्रेन, इस शेयरिंग स्ट्रेन की वजह से क्या बनेगा, शेयरिंग स्ट्रेस। अब जाके शेयरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे, और कौन सी डायरेक्शन में, इस डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट, इस वाले डायरेक्शन में जो शेयरिंग स्ट्रेस आएगी वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो हम यहां निकाल लेते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगी, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल क्या होगी, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स एफ अपॉन ए। बात फिर से वही, कौन सी सरफेस पे फोर्स लगेगी, कौन सी लेयर पे फोर्स लगेगी, या अगर पीछे वीडियो अगर आप देखा होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स किधर लगेगी, अगर मैं इसको देखूं तो शेयर कौन कौन किया है, शेयर ये वाला। तो कौन सी एरिया हम लेंगे जिस एरिया में फोर्स लगाएंगे, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया पे फोर्स लगेगी, इस वाले एरिया पे फोर्स लगेगी, ये वाला एरिया। और कोई एरिया नहीं, ये वाला एरिया होगा जिस एरिया पे हम क्या लगाएंगे, फोर्स। तो ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे जिस एरिया में हम फोर्स लगाएंगे, तो स्ट्रेस इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस बनेगी, ठीक है। तो फोर्स, कौन सी फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, कौन सी एरिया में, इस एरिया में, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। क्या होती है, ये होती रेशियो, कौन सी, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन की रेशियो होती है। या फिर और भी अच्छे समझना है तो आप इसको ऐसे समझिए कि शेयरिंग स्ट्रेस proportional to shearing strain, शेयरिंग स्ट्रेन।
मतलब शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू कौन सा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, ईटा से। तो ईटा, फिर यहां पे शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अगर आप यहां ईटा कैलकुलेट करोगे कितना प्राप्त करोगे, ईटा ईटा अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहां से ईटा कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होगी, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। आपने वैल्यूज निकाल लिया है कि शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आती है, शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आई है, यहां से ये आपकी शेयरिंग स्ट्रेन आई है थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल, और ये आपकी शेयरिंग स्ट्रेस आई है एफ बाई ए। तो हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे कितना प्राप्त होगा। तो ये वैल्यू आप रखिए, ईटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितना है, एफ अपॉन ए, शेयरिंग स्ट्रेस कितना है थीटा, फिर से देखिए एफ अपॉन ए, थीटा की वैल्यू कितना है एक्स बाई एल, मिलेगा कितना आपको, ये ऊपर जाएगा एफ एल अपॉन ए एक्स। ये है आपका, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड आई होप कि आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम दृढ़ता गुणांक के नाम से जानते हैं, ये होता क्या है, ये होती है कि आपका जो इसे बोलते हैं अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति के कारण क्या बनता है, अपरूपक प्रतिबल बनता है, ये ईटा से प्रदर्शित की जाती है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, सुन लीजिए, प्रत्यास्थता के सीमा के अंदर अपरूपक प्रतिबल व अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टी इट इज द रेशियो ऑफ shearing stress to the shearing strain। and I hope that कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। अब हम तीसरे टाइप की जो शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के काइंड से बनता है, जिसका नाम है बल्क मॉडुलस। अब हम बल्क मॉडुलस पे डिस्कस करते हैं। चलिए फिर डिस्कस करते हैं हम बल्क मॉडुलस पे। इसे बोलते हैं आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। इस बल्क मॉडुलस में हम कौन सी स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेन की बात करेंगे, इसमें हम वॉल्यूम स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन से बनती है कौन सी स्ट्रेस बताइए, बनती है जब हम बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन से हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात करते हैं। हम बता चुके हैं कि पहले स्ट्रेन आती है एंड देन स्ट्रेस आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं। इसके लिए हमने मान लिया कि सबसे पहले मान लिया कि ये एक बॉल है, इस बॉल का वॉल्यूम कितना है, v है। इस v वॉल्यूम वाली बॉल को हमने क्या किया, एक गहरे पानी में डाल दिया। जब आप इस गहरे पानी में डाल दोगे तो होगा क्या, इस बॉल पे ये जो पानी होगा ये क्या करेगा, यहां पे इसके सभी सरफेस पे यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट करेगा। ये पानी से भरा हुआ है, कंसीडर कर सकते हैं हम इसको, ये पानी से भरा हुआ है। आप गौर करिए कि पहले जो बॉल थी, बॉल की जो वॉल्यूम थी, बॉल की वॉल्यूम में अब कमी आई है, बॉल का वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया। अगर मैं इसे कंसीडर करूं, ये अब कितना हो गया है, ये डेल्टा भी है। तो इस तरह की स्ट्रेन को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, या इसी को हम बोलते हैं आयतन
विकृति। ये आयतन विकृति क्या होती है? ये आयतन विकृति होती है कि अगर हम यहां बात करें चेंज इन वॉल्यूम कितना, डेल्टा वी, अपान वर्जिनल वॉल्यूम कितना, वी। अब इस वॉल्यूम इस स्ट्रेन की वजह से हाइड्रोलिक स्ट्रेस बनेगा। ये जो फोर्स है ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो पानी है, पानी इस बॉल पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन अब जब ये हटेगा तो फिर से शेप एंड साइज में रिगेन करने की कोशिश करेगा, तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रेस को बोलते हैं हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वो देख लेते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होती है। क्या होगी? ये भी होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सी सरफेस पे फोर्स की बात करेंगे हम? कहाँ पे? इस वाले, इस सरफेस पे। ये जो सरफेस है इस सरफेस की बात करेंगे। ये सरफेस, इस सरफेस पे क्या लगाएंगे? इस सरफेस हम लगाएंगे, इस सरफेस पे लगेगी फोर्स, ठीक है? तो फोर्स, और इसे ही हम प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर, ठीक है? तो बल्क मॉडुलस को हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बल्क मॉडुलस देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रेस? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेन? वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये विद इन द इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता के सीमा के अंदर क्या होती है? रेशियो होती है किसकी? हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन की। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? के से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक प्रतिबल। मात्रा भी गलती हो सकती है, इसको आप समझ सकते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है? ये K इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस कितनी निकल के आई है? ये निकल के आई है, F अपन K। वॉल्यूम डेल्टा V अपन V। तो आप इसे K की वैल्यू निकालिए फिर से। ये क्या है? P के बराबर है, कितना? P। ये ऊपर चला जाएगा V अपान डेल्टा V। एक यहाँ पे नेगेटिव साइन हम इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि जो वॉल्यूम पहले से था सिर्फ तो वही है, साइज में कमी आई है, घटा है, साइज घट गई है, तो वॉल्यूम में चेंज आई है, वॉल्यूम चेंज हुई है। वॉल्यूम में चेंज क्या हुआ है? ये डेल्टा V हुआ है, और दैट मीन्स इसकी वॉल्यूम घट गई है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यही बताएगा कि जो वॉल्यूम पहले था वॉल्यूम अब घट गया है। तो ये है हमारा बल्क मॉडुलस। इसे हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एज योर चॉइस। आप बी से रिप्रेजेंट करें या के से रिप्रेजेंट करें। तो ये है आपका आज दो तरह के इलास्टिक मॉडलिंग के बारे में बात किया। प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में कौन कौन सा? आज हमने बात किया दृढ़ता गुणांक के बारे में, जिसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। और तीसरा क्या बात किया? तीसरा मैंने बात किया आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम बोलते हैं क्या? बल्क मॉडुलस, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड आई होप दैट कि हम तीनों तरह के प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बात किए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पहला, फिर दृढ़ता गुणांक दूसरा, फिर आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक तीसरा। तीनों तरह के प्रत्यास्थता गुणांक में कौन सी स्ट्रेन के साथ कॉम्बिनेशन है, किसका रेशियो किसके साथ लेके चलेंगे, तो हमें इस तरह के प्रत्यास्थता गुणांक मिलेंगे। ये हमने पढ़ लिया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, समझिए, अपना नोट्स बनाइए, समझिए, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसे और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा।
ठीक है, मिलते हैं कल, मतलब अगली क्लास में मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें।